Hello students, this is the continuation of the previous video chapter 1. So now open page number 3. The Dutch. After 100 years of the arrival of the Portuguese at the end of the 16th century, the Dutch of Holland, that is now the Netherlands, came to India for trading. Initially, they established forts at Pulicat and Madras. They also established a trading center at Agra in the year 1663. Meanwhile, the British also arrived in India. The Dutch could not withstand the competition against the British. So 100 साल बीतने के बाद जब पोर्चुगीज़ आ चुके थे, तब 16th सेंचुरी ख़त्म हो चुकी थी, तो डच जो थे हॉलैंड के, वो इंडिया के साथ ट्रेडिंग करने के लिए आए। उन्होंने अपने किले बनवाए पुलिकत और मद्रास में, जिसको हम अभी चेन्नई बोलते हैं। फिर उन्होंने एक ट्रेडिंग सेंटर बनवाया आगरा में इन 1663। इतने बीच में ब्रिटिशर्स इंडिया में आ चुके थे और डच के लोग ब्रिटिशर्स के साथ कंपटीशन में नहीं खड़े हो पाए। ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड in the year 1600 CE, the British established the East India Company. This company belonged to merchants who wanted to increase their wealth by undertaking trade with India. जिस समय क्वीन एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की थी, उसके शासन दरमियान जो 1600 CE में था, ब्रिटिशर्स ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। ये कंपनी इन मर्चेंट्सों की थी जो अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते थे इंडिया के साथ ट्रेडिंग करके। द फर्स्ट ब्रिटिश शिप अराइव्ड इन इंडिया एट द पोर्ट ऑफ सूरत इन द ईयर 1608 CE. Captain W. Hawkins, the captain of the ship, was the first British to set foot in India. He met Jahangir but did not get his permission to trade. जो सबसे पहले ब्रिटिश शिप आया वो इंडिया में सूरत बंदर पर 1608 CE के साल में। कैप्टन जो डब्ल्यू हॉकिंस थे, वो पहले कप्तान थे ब्रिटिश के, जिसने पहला कदम भारत में रखा था। जहांगीर से मिले, लेकिन उन्होंने व्यापार करने की इजाज़त नहीं दी, परमिशन नहीं दी। Thereafter, Sir Thomas Roe arrived in India, who acquired the permission to establish a trading center in Surat. Later, Delhi went into the hands of Shah Jahan. Shah Jahan gave permission to the British to carry out trade in Bengal. फिर उसके बाद जो आए वो थॉमस रो, उन्होंने परमिशन ली कि वो ट्रेडिंग सेंटर खोलेंगे, वो भी सूरत में। बाद में जब सुल्तान शाहजहाँ के हाथ में आए तो उन्होंने परमिशन दे दी कि ब्रिटिशर्स जो है वो बंगाल में ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाद में आए द फ्रेंच। The French established the French East India Company in the year 1664 CE. They established factories in Surat, Machilipatnam and Pondicherry, that is Pondicherry. The head of the French company was Joseph Francis Dupleix, who had the desire to expand the European rule in India. तो फ्रेंच ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई 1664 साल में। उन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो सूरत, मछलीपट्टनम एंड पौंडीचेरी में। फ्रेंच कंपनी के हेड थे जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। उनकी बहुत इच्छा थी कि यूरोपियन राज्य जो है वो इंडिया में
ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। Thus, the French and the British stood in competition against each other to become the strongest European company. There were innumerable disputes and battles, and finally, the British emerged as the winners. However, the French retained their control over the trading centers of Puducherry, Mahe, and Chandranagar. तो एक दूसरे की अब दोनों फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों एक दूसरे के आमने सामने कंपटीशन में खड़े हो गए, क्योंकि वे दोनों चाहते थे कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन कंपनी के तौर पे एस्टैब्लिश हो सके इंडिया में। उनके बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए, युद्ध हुआ और अंत में ब्रिटिशर्स थे वो जीत गए। विनर के तौर पे वो निकल आए, ब्रिटिशर्स जीत गए। लेकिन फ्रेंच ने अपना कंट्रोल ट्रेडिंग सेंटर पर तब भी बनाए रखा, जो कि कहाँ पे था? पौंडीचेरी, माहे और चंद्रनगर में। ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल। द ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्टेड their trade on the bank of river Hooghly and established forts in the year 1651 CE. The forts were garrisoned for the protection of the factory and got the permission from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying taxes against an annual payment. ब्रिटिशर्स जो सबसे पहले ट्रेडिंग हुगली नदी के किनारे पे शुरू किया था, और वो कौन से साल में? 1651 में। तो उन्होंने किले बंधवाए। ये जो किले थे वो सिपाहियों और सेनाओं से घेरेनाइज थे उनकी फैक्ट्री की रक्षा के लिए, और मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब की अनुमति मिलने से व्यापार करने की, वो भी बिना टैक्स भर के। नाउ टर्न योर पेज नंबर 4. By this time, the East India Company was in a race to earn more and more money as per the order passed in Bengal. Only the company availed the benefit of tax-free trading. However, many officers who were engaged in private trade did not pay the taxes as well. तो अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी दौड़ लगा रही थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। जिस तरह से बंगाल में ऑर्डर हुआ था कि कंपनी है उसको फ़ायदा मिल रहा है, वो भी बिना टैक्स भर के ट्रेडिंग करेगी, और जो बहुत सारे ऑफिसर्स जो ट्रेडिंग में शामिल थे उन्होंने भी टैक्स भरना बंद कर दिया। As a result, the income generated from the tax collection in Bengal reduced, which in turn was opposed by the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan. This dispute kept on recurring even during the time of Ali Vardi Khan. After Ali Vardi Khan, his son Siraj-ud-Dawla took charge. He got involved into a major battle with the British. अब उसका नतीजा क्या हुआ कि जो इनकम आती थी टैक्स के द्वारा बंगाल में वो कम होने लगी, और इसका विरोध बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने किया, और ये झगड़ा था ये बढ़ता ही रहा, चालू रहा अली वर्दी खान के टाइम में भी। उसके बाद अली वर्दी खान का जो लड़का था वो आया, उसका नाम था सिराज-उद-दौला। तो ये सिराज-उद-दौला जो अली वर्दी खान का लड़का था उसने गद्दी संभाली और उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध किया। बैटल ऑफ प्लासी। Siraj-ud-Dawla became Nawab of Bengal in the year 1756. He had an overwhelming influence over the British. The British helped the competitors of Siraj-ud-Dawla
by conspiring against him so that he would not remain on the throne of Bengal. There were frequent conflicts with the British merchants regarding payment of taxes. तो 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन गए। उनके काफ़ी ज़्यादा प्रभाव ब्रिटिशर्स के ऊपर पड़ा। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो सिराजुद्दौला के कॉम्पिटिटर्स थे, जो उनके खिलाफ थे, उनकी मदद करी और उनके साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा, कॉन्स्पिरसी यानी षड्यंत्र रचा, ताकि ये सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पे से हट जाए, निकल जाए। लगातार ब्रिटिश मर्चेंट्स के साथ झगड़े हो रहे थे और किसके बारे में झगड़ते थे? टैक्सेस को लेके। When the British merchant failed to pay taxes, which were applicable to both Indian and foreign merchants, the situation came to boil. He ordered that the British should not fortify the factory, pay the taxes as per the rules, and trade as per the terms and conditions. This provocation was enough for Siraz to opt for war, and he succeeded in expelling the British from Calcutta. जब ये कंडीशन आई कि ब्रिटिशर्स जो थे वो टैक्स नहीं भर रहे थे और जो कि इंडियन और फॉरेन मर्चेंट्स दोनों को टैक्स भरना लागू होता था, तो हालत पूरी तरह से तंग हो चुकी थी। इन्होंने ये ऑर्डर दिया कि ब्रिटिशर्स जो है वो फैक्ट्री की किलेबंदी, फोर्टिफाइड यानी किलेबंदी नहीं कर सकते, और जैसा कि रूल है टैक्स देना पड़ेगा, और व्यापार अगर करना है तो टर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से करना पड़ेगा। ये जो भड़काव, प्रोवोकेशन यानी भड़काव, ये जो भड़काव था वो सिराजुद्दौला के लिए काफ़ी था युद्ध करने के लिए, और इन्होंने जब युद्ध लड़ा तो वो कामयाब रहे और ब्रिटिशर्स को कलकत्ता से निकाल दिया। द ब्रिटिश काउंटर अटैक्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. Clive bribed Mir Zafar, the commander-in-chief of Sirajuddaulah, with a promise to confer the throne of Bengal to him, and convinced him to join their side. अब ब्रिटिशर्स ने दोबारा हमला किया। इस बार उसके लीडर रॉबर्ट क्लाइव थे। क्लाइव ने क्या किया? मीर ज़फ़र जो कमांडर इन चीफ थे उनको ब्राइब यानी कि खूब पैसा दिया और साथ में ये वादा किया कि इसके बाद वो ब्रिटिशर्स उन्हें बंगाल की गद्दी दे देंगे, और मना लिया कि वो मीर ज़फ़र ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ाई लड़े। विद हिज हेल्प Robert Clive defeated and murdered Sirajuddaulah in the Battle of Plassey. This was the first war fought by the company in India, which marked the beginning of the British rule in India. Thus, this war is considered to be a turning point in the history of India. नतीजा ये हुआ कि सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी में मारे गए। ये पहला युद्ध लड़ा गया था ब्रिटिश कंपनी का द्वारा इंडिया में, और यहीं से ब्रिटिश रूल की इंडिया में शुरुआत हुई। कहने को यही कि इंडिया का इतिहास जो है उसका ये टर्निंग पॉइंट माना जाता है। नाउ पेज नंबर 5, बैटल ऑफ बक्सर। As promised, the East India Company appointed Mir Jafar as Nawab of Bengal. Robert Clive also went back to England. With the passage of time, Mir Jafar became hostile towards the British. The company decided to replace him with his son-in-law Mir Qasim.
जैसा वादा किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वैसे ही मीर जफ़र को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव वापस इंग्लैंड चले गए। अब जैसे जैसे समय गुजरता गया, मीर जाफ़र जो थे वो ब्रिटिशर्स के प्रति अपना नज़रिया, अपना व्यवहार बदलने लगे। तो कंपनी ने फैसला किया कि वो जो उनके सन इन लॉ है मीर कासिम, उनको नवाब बनाएंगे। मीर कासिम was an efficient, disciplined and clever ruler. The problem arose between Nawab and the company on account of non-payment of taxes, which ultimately brought both the forces face to face with each other. In 1763, Mir Qasim was defeated by the company, but he escaped. He reorganized his army along with the forces of Nawab of Oudh, Suja-ud-Dawla and Mughal Emperor Shah Alam II. तो मीर कासिम एक काबिल, शिस्त से चलने वाले बहुत ही होशियार रूरल थे। एफिशिएंट, काबिल, डिसिप्लिन, शिस्त से चलने वाले। समस्या वहाँ पर खड़ी हुई कि जब नवाब और कंपनी के बीच में जो टैक्स नहीं भरा था, उसके बारे में झगड़ा शुरू हुआ और नतीजा ये हुआ कि दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने अपनी सेना लेके खड़े हो गए। मीर कासिम लड़ते लड़ते 1763 में कंपनी से हार गए, लेकिन हारने के बाद वो वहाँ से भाग गए। लेकिन उनको दोबारा अपनी सेना तैयार करनी थी, तो उन्होंने जो अपनी सेना थी वो नवाब ऑफ ओध, सुजा-उद-दौला और मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड, ये तीनों के साथ मिलकर अपनी नई सेना तैयार की। Their combined forces met the company forces at Buxar in 1764. The British East India Company won the war, and all of a sudden Bengal, Awadh and Mughal Empire was under their control. Robert Clive was sent to India to take control of the situation. That is how the East India Company, a trading company, emerged as a political power in the subcontinent of India. तो जहाँ पर इन तीन लोगों को मिलकर सेना बनाई गई और कंपनी की सेना की लड़ाई हुई बक्सर में 1764 में, तो यह लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और इस लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ बक्सर। और इसका नतीजा ये हुआ कि बंगाल, अवध और मुग़ल एम्पायर तीनों उनके कब्ज़े में, कंट्रोल में आ गए। फिर दोबारा रॉबर्ट क्लाइव जो इंग्लैंड चले गए थे, उसको इंडिया बुलाया गया ताकि यहाँ के जो हालात थे, जो सिचुएशन थी, वो अपने हाथ में ले सके। यही वजह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे आई थी, व्यापार करने के तौर पे इंटेंशन से आई थी, वहाँ पर एक पॉलिटिकल पावर के तौर पे इंडिया में एस्टैब्लिश हो गई। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर. For homework, you have to write the answers of objectives and question answer in your workbook.